नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और हम उन्हीं के घर पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस गोगोई कभी टीवी पर किसी को इंटरव्यू नहीं देते, प्रेस से, मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बुक लिखी है जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। और इस बुक पर बात करने के लिए हमें ये मौका मिला कि हम जस्टिस गोगोई के साथ आज ये इंटरेक्शन कर सकें। सो थैंक यू सो मच जस्टिस गोगोई फॉर गिविंग अस दिस टाइम। Thank you, and namaskar to your viewers. आप 18 साल तक माय लॉर्ड रहे और माय लॉर्ड से मिस्टर गोगोई की ये जो जर्नी है, नाउ टुडे पीपल कैन कॉल यू मिस्टर गोगोई, जस्टिस गोगोई, एमपी गोगोई। सो ये जर्नी कैसी रही? ये सवाल मुझे पहले बार कोई जर्नलिस्ट ने पूछा। जैसे सुधीर जी ने बताया कि मैं टीवी में कम आता हूँ, लेकिन ये किताब लिखने के बाद मैंने 2-3 टीवी इंटरव्यू दिए जी। उसका कारण है कि मैंने किताब पब्लिक डोमेन में लाया, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाया और बहुतों का बहुत सवाल प्रश्न हो सकता है, इसीलिए आपके माध्यम से ये सवालों का उत्तर देना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन कई इंटरव्यूज़ में शुरू करते हैं अयोध्या, राफेल, सेक्सुअल हरेसमेंट, राज्यसभा। आप है पहले जर्नलिस्ट, फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने कहा कि आपके ज़िंदगी के दौर कैसा रहा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सर, बिकॉज वी वांट टू नो यू बेटर। और एक माय लॉर्ड से जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो भी एक ट्रांजिशन होगा जो आपको भी महसूस हुआ होगा। मेरे किताब में बैक साइड फ्लैप में लिखा है, सुधीर जी यहाँ लिखा है कि ये जी बैक साइड फ्लैप। यस, एसेंशियली फैमिली मैन, बिल्कुल। समथिंग अबाउट wanting to Who keep has always kept a low profile, away from the limelight. But today you are in the limelight. I am in the limelight. सिर्फ my lord कहने से कुछ नहीं बनता है। हमने 18-19 साल के my lord के टेन्योर में बहुत ही सिंपल फैमिली लाइफ ली और अभी माय लॉर्ड हट जाने पे मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं है जाके लोगों को मिलना, पब्लिक में शामिल होना, मीटिंग्स में भाषण देना। मुझे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई लाइक इट बिकॉज़ मैं लोगों के बीच में फ्रीली जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ का एक दूसरा दौर है विच इज़ डिफरेंट बट इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली गुड एंड इक्वली इंटरेस्टिंग। सो डू यू फील लिबरेटेड इन दिस पोस्ट माय लॉर्ड एरा? नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ये कोई लिबरेटेड फीलिंग का बात नहीं है। लिबरेटेड तो हम हमेशा थे, जज भी थे, जब थे तब भी लिबरेटेड थे, अभी भी फ्री है, इंडिपेंडेंट है। बहुत ही वैसे कुछ खास डिफ़िकल्टी या चेंज मैंने महसूस नहीं किया है। जी, आज ये बुक मेरे पास है आपकी, जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका टाइटल आपने दिया जस्टिस फॉर द जज। अब जज तो पूरे जीवन लोगों को जस्टिस देता है, आपने जीवन भर लोगों को न्याय दिया और आज ऐसा इस बुक के टाइटल से लगता है कि जज ही शायद न्याय मांग रहा है। नहीं, कोई न्याय नहीं मांगा गया है। किताब के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए कि अपने जजेस को थोड़ा दूसरे ढंग से देखो। डोंट जज योर जजेस एज यू जज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ पॉलिटिशियन। ये जज का पोजीशन थोड़ा अलग होता है
जज के कुर्सी में जो बैठते हैं उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, वो बोलते नहीं हैं। आप एक जज को जितने भी क्रिटिसाइज़ करे जाओ, उनके जजमेंट्स पे जितना भी आप उछालो, कीचड़ उछालो, वो बोलता नहीं है, वो रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन वो नहीं करते, वो रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फोरम में रिप्लाई देते हैं। तो ये जो जजेस साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, इसके मतलब वो जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। इसके आप फ़ायदा मत लो। ये डोंट टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस कि आप कुछ भी बोले जाओ, भूले जाओ, क्योंकि आप इसको अगर प्रॉपरली आप सही ढंग से नहीं देखोगे तो आप जज को तो हार्म कर ही रहे हो इंडिविजुअली, आप एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को आप हार्म कर रहे हो। ये मैसेज है इस किताब का। तो मैं एक नया सवाल बीच में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा कहा, आपको अपने इस पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा लगा, क्योंकि प्रेस में, अखबार में आपके बारे में भी, आपकी जजमेंट्स के बारे में भी छपता होगा, कभी अच्छा और कभी ख़राब, ज़्यादातर ख़राब, बिकॉज मीडिया का नेचर है नेगेटिव पॉइंट्स को पहले पकड़ना। कभी आपको ऐसा लगा कि कभी आपको यू आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट स्पीकिंग आउट, या आपको लगा हो कि घुटन हो रही है बिकॉज यू वांट टू से समथिंग व्हाट पीपल आर परसीविंग अबाउट योर जजमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको करना नहीं, उचित नहीं है, और आप जो करना नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचना भी गलत है। आपका जजमेंट आते हैं, क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, जजमेंट का क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, इट हेल्प्स जजेस टू ग्रो। किस जजमेंट में क्या कमी रह गया ये जानना जरूरी है, दैट इज़ हाउ जजेस ग्रो। लेकिन आज मीडिया में जो हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है ऑन द जजेस कि फलाना जज ने फलाना जजमेंट दिया फॉर दिस एक्सट्रेनियस रीज़न। ये गलत है। डोंट क्रिटिसाइज द जज, क्रिटिसाइज द जजमेंट। ये फ़र्क है दोनों में। इफ़ यू क्रिटिसाइज द जजमेंट तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है। इफ़ यू क्रिटिसाइज द जज देन ये सिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव है। जस्टिस गोगोई, जजेस जो हैं आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद बुक भी नहीं लिखते। सुधीर जी, आपने कहा कि मैं मिस्टर गोगोई बन गया और आप हमें जस्टिस गोगोई कह रहे हैं, ये क्यों? देखिए 18 साल की आदत आपको कितना मुश्किल होता है, हमें तो कोई मुश्किल नहीं है। आप हमें गोगोई बुलाओ, हमारे फर्स्ट नेम से बुलाओ, हमें जस्टिस बुलाओ, हमें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो लॉन्ग यू कैन आइडेंटिफाई मी, आई एम कंफर्टेबल। तो नाउ आई एम फीलिंग लिबरेटेड एक्चुअली। तो रंजन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जजेस आमतौर पर बाद में बुक्स भी नहीं लिखा करते हैं, लेकिन आपने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया। व्हाट मेड यू टेक दिस डिसीजन कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और मैं अपनी कहानी लोगों को बताना चाहता हूँ? सुधीर जी, मेरे कार्यकाल में जी कई मुद्दे पे इंक्लूडिंग जजमेंट्स बहुत चर्चा हुआ। अच्छा। और ये चर्चा इज अकॉर्डिंग टू मी बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ्स, इनकरेक्ट फैक्ट्स। ये किताब किन के लिए है? जिनको करेक्ट फैक्ट्स जानने का इच्छा है। जो लोग करेक्ट फैक्ट्स ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू देम, people who think they know the correct facts even without hearing my version, this book is not meant for them. ये किताब is for them, and which is the vast majority, the silent majority, who want to know the correct facts. तो ये किताब उनके लिए लिखा हुआ है। जी, आपने अपने करियर में न जाने कितनी जजमेंट्स दी होंगी, लंबी लंबी जजमेंट्स लिखी होंगी, लेकिन जजमेंट लिखने में और किताब लिखने में फ़र्क है। और ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा? जजमेंट के बाद ये किताब लिखना कैसा अनुभव था आपका? एंड कुड यू मेक इट वेरी रीडर फ्रेंडली? आई डोंट नो वेदर मैंने किताब को रीडर फ्रेंडली बना सका कि नहीं, वो मेरा प्रयास था, वो मेरा कोशिश था। लेकिन मेरा किताब का लास्ट लाइन आप देखिए जी। किताब का लास्ट लाइन, पेज 208, द लास्ट सेंटेंस, 218 पेज में। 218? हाँ।
और मैं आपको निकाल दूंगा। जी आई विल हेल्प यू। मैंने उसको आई थिंक मार्क किया है। ये पढ़िए, आपके दर्शक के लिए। This has been my life. This is my story. There are many other secrets, opinions, and sentiments that I may or may not take to my grave. Only time will tell. जजमेंट लिखना बहुत आसान काम है, क्योंकि एक जज का कोई पक्ष नहीं होता है, कोई ओपिनियन नहीं होता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। आइन, कानून एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, इस पे जजमेंट बनता है। द ईजिएस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, सबसे आसान काम जजमेंट लिखना। लेकिन किताब एंड पर्टिकुलरली एन ऑटोबायोग्राफी, स्टार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, से 1970, 50 years, compress it in 200 pages, remember 40-year-old incidents, difficult. ये लास्ट लाइन जो सुधीर जी ने पढ़ के आपको सुनाया, इसमें सारी कहानी छुपा है। किताब लिखना कितना डिफिकल्ट काम है कि मैं अपने पूरे 100 के 100 सीक्रेट्स या फैक्ट्स मैं आपके पास अभी नहीं लाया। बहुत वजह है, बहुत कारण है इसका। और ये फैक्ट्स कभी बाहर आएंगे नहीं आएंगे, आई कांट से। ये सवाल मैंने एक बार फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से भी पूछा था कि उनके पास भी बहुत सारे राज थे, बहुत सारे सीक्रेट्स थे, क्योंकि वो इतने पब्लिक लाइफ में इतने दिनों तक रहे, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। और आप भी एक ऐसी पोजीशन पर रहे हैं कि आपके पास भी सीक्रेट्स तो बहुत होंगे जो इसमें अभी आपने लिखे नहीं हैं। So what happens to those secrets? Will you take them to your grave, or we'll get to know about them someday? I said in my book, only time will tell. समय ही बताएगा। See, किताब लिखने में हमको अपना स्टोरी लिखना है, अपने जीवन के इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना है, लोग जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है उनके बारे में लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी कहानियाँ लिखने में इंस्टीट्यूशन को कोई डैमेज ना हो। द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। भला ही मैं सब कहानियाँ या सब राज या सब सीक्रेट्स पब्लिक डोमेन में ना लाऊं, let me make that sacrifice in my book. Let my book remain incomplete. जी. Let me be dissatisfied. Let me be half satisfied. But the institution cannot be harmed. That is why किताब लिखना और जजमेंट लिखना दो अलग चीज़ें हैं। अब since you spoke about the institution, तो मैं अब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 101 पर ले जाता हूँ, वेयर यू हैव रिटन अबाउट द फेमस और इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया था। कुछ ने कहा कि आपने यू हैव एक्चुअली डैमेज द इंस्टीट्यूशन आज, और आपने लिखा है कि आप नहीं जानते थे जब आप वहाँ जा रहे थे कि ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पूरा मीडिया वहाँ होगा। आपको ये बताया गया था कि शायद कुछ 2-4 जर्नलिस्ट आ रहे हैं और उनसे बात करनी है। Do you today regret that you went there and you were part of that group? No, I don't regret. I don't regret for a moment. I have not regretted any decision or action taken by me in life. You may think it is right, you may think it is wrong. When I take a decision, I stick by it. प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12 जनवरी 2018 में हुआ था, 12 जनवरी 2018, my disagreement with it is not meeting the press and speaking to the press, लेकिन the size and magnitude of the press conference, मुझे ये बिल्कुल ही महसूस नहीं था कि इतने लोग, इतने प्रेस के मेंबर्स, इतने वैन्स, इतने कैमरास आएंगे। If I had known
मैं जाता, लेकिन मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाता. आई वुड हैव डिबेटेड विद इन माई सेल्फ. जब ये कहा गया मेरे को लेट अस गो एंड मीट द प्रेस, माई अंडरस्टैंडिंग, एंड परहैप्स आई एम रॉन्ग, माई अंडरस्टैंडिंग वाज सुप्रीम कोर्ट में 20-25 प्रेस मीडिया लोग हमेशा आते हैं, 2 प्रेस लाउंज है, उन्हीं में से कोई आएंगे, थोड़ा बातचीत होगा, चाय पानी होगा, चले आएंगे. लेकिन इस तरह का कॉन्फ्रेंस ये मैंने एनविसाज नहीं किया था. इट वॉज नॉट इन माई, बट आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई फील दैट वी वर फुल्ली जस्टिफाइड. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर बार बार उनके 4 सीनियर जजेस टेल हिम कि आप जब PIL केसेस एलोकेट करते हो, डोंट गो बाय हैफहैज़र्ड अलॉटमेंट्स, सीनियरिटी के आधार पे केस बांटो. और कई बार कहने से भी ये नहीं हो रहा था, तो क्या करते हैं? हमारे कोई दूसरा वी थॉट देयर वाज नो अल्टरनेटिव. बट मान लीजिए जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और आपके को ब्रदर्स, आपके ब्रदर जजेस अगर आपके खिलाफ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आपको कैसा लगता? और क्या आप चाहेंगे कि ये ट्रेडिशन एक वन ऑफ इंसिडेंट बन के ख़त्म हो जाए, या आप चाहते हैं कि ये आगे भी होना चाहिए? सुधीर जी, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस. एक बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया एंड इसके कारण किस वजह से हुआ, वंस इट बिकम्स नोन, आई थिंक every chief justice will be careful. This is the moral of the story. This is the success. कि उनके अगर 5 जजेस जाके उनको कहेगा कि आप ये मत कीजिए, आप ही करोगे, बट ये ऑल्टरनेट एक है, ये सोच लो, ये ऑल्टरनेट भी कंसिडर हो सकता है. So far as the press conference is concerned, I think, I hope, and I am confident that there will be no second occasion for this. अब कभी नहीं होगा? नहीं. अभी the institution has come to a good understanding. There is effective, मेरे tenure में there was wide effective consultation. ये सब बातें कोई arbitrary, ये my powers, I will exercise it, I will not listen to you, ये सब हम लोग सब मिल के करते थे. Ranjan ji, what makes you special and different from others is that you gave very big judgments in your tenure. और उन जजमेंट्स की बात तो होगी, जिसमें सबसे बड़ा जजमेंट को लेकर बात आती है अयोध्या के जजमेंट को लेकर. 150 साल पुराना विवाद, जिसके बारे में हर जज ने, हर बेंच ने यही सोचा कि हमसे जो आगे आएगा वो सोचेगा, वो हम अभी किसी तरह से इसमें से निकलते हैं. आपने उसको यू टुक इट हेड ऑन और आपने ये सोचा कि एक डेडलाइन रखे कि इसको निपटाना है. आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं आप उस जजमेंट को लेकर, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि देश को भी विश्वास नहीं हुआ था कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर का मामला कभी सुप्रीम कोर्ट से निपटेगा निकट भविष्य में. ऐसा लगता था और 50 साल तक इस पर चुनाव लड़े जाएंगे. सुधीर जी, मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, आई एम सरप्राइज्ड कि मैंने क्या किया. मैंने एक केस डिसाइड किया, अयोध्या. ये केस काफ़ी वॉल्यूमिनस था. हाई कोर्ट का जजमेंट 4000 पेज, प्रिंटेड 4000 पेज का 4 वॉल्यूम्स में आया है. इससे इस बुक से कहीं बड़ा. इस बुक तो 200 पेज का. हाई कोर्ट का जजमेंट 4000 पेज का है, 4000 पेज जजमेंट विच वॉज चैलेंज्ड. जो एविडेंस था, ओरल एविडेंस, 14000 पेज का था. डॉक्यूमेंट्स 12-13 हज़ार पेज का था. ये डॉक्यूमेंट संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, इस भाषाओं में था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स थे विच वर एडमिटेड इन एविडेंस. ये केस मेरे को सौंपा गया मेरा प्रेडिसेसर दीपक मिश्रा ने. उन्होंने रिटायरमेंट के पहले जुडिशियल ऑर्डर 28 या 29 अक्टूबर 2018 में ये फिक्स कर दिया केस. तो मैंने केस कहीं से निकाल के
फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज मैंने ना डाला नहीं, ये केस मेरे पास बाय ऑर्डर ऑफ माय प्रीडिसेसर हेड का। या कह लीजिए ये डेस्टिनी थी कि आपके हाथ से होना था ये। डेस्टिनी अब शुरू होता है। मेरे सामने दो चॉइसेस थे, मैं छुप जाऊं या मैं इसको फाइट करूं। अब छुप जाने का तो आदत है नहीं, सो द ओनली ऑल्टरनेटिव इज टू फाइट इट, और हमने वही किया। एंड इस फाइट में एक ही प्रॉब्लम था कि मेरा रिटायरमेंट। लेकिन मैंने जब शुरू किया केस, मैंने अपना हिसाब किया और मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट इज़ पॉसिबल टू डू इट। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, लेकिन हम पांचों जज मिलके इस चैलेंज को ओवरकम किए और मेरे रिटायरमेंट के 10 दिन पहले इस केस का जजमेंट आ गया। आपके साथ जो बेंच में जजेस थे, क्या वो इस बात से कन्विंस थे कि आपके टेन्योर में रहते रहते इतने दिन में ये हो सकता है, या इनिशियली दे वर आल्सो वेरी डाउटफुल अबाउट द आउटकम? I don't know about that. Not for a moment any of my brother judges, ये पांचों में चारों में बाकी ये सवाल खड़ा नहीं किया था कि चीफ साहब ये केस हमने जो शुरू करने जा रहे हैं या शुरू किया, इस केस को हम आपके रिटायरमेंट के पहले हम ख़त्म कर सकेंगे। ये सवाल कभी किसी ने उनके बीच में किसी ने ये रेज नहीं किया। हम सब अपना जो काम करना था एज पर लॉ एंड प्रोसीजर, हियरिंग शुरू किया, हियरिंग कंडक्ट किए, केस क्लोज किए। आज लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए मैं सवाल पूछता हूं आपसे। बाद में आरोप तो बहुत तरह के लगे, जजमेंट को लेकर दबाव था, प्रेशर था, आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए, या आपने कुछ अपने हिसाब से सोचा था। वॉज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू फॉर अयोध्या वर्डिक्ट? सुधीर जी, let us assume that there was some pressure on me. Let us assume. What about the other 4 judges? बेंच को देखिए, बॉब्डे साहब जो सीजीआई होके अपना टेन्योर कंप्लीट कर गया है, चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई बनने जा रहे हैं 22 साल में फॉर 2 years. Look at the composition of the bench. Present CJI, next CJI, next CJI. And 2 senior members. गोगोई को आप इन्फ्लुएंस कर लिए, इन बाकी चारों को क्या किया? जजमेंट तो गोगोई का नहीं है, जजमेंट तो बेंच का है। बाकी 4 को क्या हुआ? गोगोई ने कुछ जादू किया, अज्यूमिंग गोगोई के ऊपर आपने कुछ जादू किया, या आप वो चारों को भी जादू किया, चारों को इन्फ्लुएंस किया। तो आपने जो भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया ना। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये सब बात नहीं कहना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन के लिए, दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, दिस ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट इन द हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस जजमेंट के बाद एक बात मैं बड़ी अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि आप अपने ब्रदर जजेस को ये पूरा जजमेंट देने के बाद आप एक होटल में ले गए और आपने वहाँ पर साथ में डिनर किया, और लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि ये एक सेलिब्रेटरी डिनर था, उस दिन आपने सेलिब्रेट किया। उसके बारे में आप हमें बताइए कि ये डिनर जो आप लेकर गए अपने ब्रदर जजेस को उस दिन, वो क्या था? ये अयोध्या हियरिंग 6 अगस्त को शुरू हुई और जजमेंट आया 9 नवंबर को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 3.5 months. ये पांचों जज spent nearly 10 hours together every day. सवेरे 10 से शाम 6-7 बजे तक कोर्ट और चेंबर में, बीच बीच में वीकेंड्स में डिस्कशंस। ये जब जजमेंट ख़त्म हुआ, जब जजमेंट्स प्रोनाउंस हो गए, तो हमने कहा चलो आज काम नहीं करते हैं। एवरी डे वी वर्कड वेरी हार्ड। इंडिविजुअल जजेस रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहे। काम ख़त्म हुआ, चलो आज ब्रेक लेते हैं, आज शाम को काम नहीं करते हैं, कल सैटरडे है, कोर्ट नहीं है, जजमेंट आ जाएगा, या जजमेंट है कल नेक्स्ट डे। हाँ, ये फ्राइडे को हुआ था।
सैटरडे है, कल जजमेंट आ जाएगा। चलो आज बाहर चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। क्या सेलिब्रेशन करना है? व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट? आपके जो सवाल है और आप जो कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहा है अयोध्या जजमेंट, इसमें देयर इज अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग कि पांचों जज वे कमिटेड टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग और अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, and once they succeeded there, then they celebrated that. These are wrong things. These are very wrong things. ये नहीं बोलना चाहिए. You did not like it. No. इसी हम इंडिविजुअली मेरे पे आपको जो बोलना है बोलिए. अब बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं. I don't, ठीक है, I tolerate it. I don't like it, I tolerate it. But institution को नहीं बोलना चाहिए. These judges, अगर why the other four had come for dinner? If the fault lies with Gogoi in taking them to dinner, the fault lies also with them in coming to dinner. इसमें से चंद्रचूड़ साहब अभी CJI बनेंगे, बाकी जजेस के टेन्योर लेफ्ट इज लेफ्ट टू द, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल टेन्योर लेफ्ट। अब ये कैसा लगता है? हाउ डज इट लुक? आपने तो अब इस पे जजमेंट दे दिया और ये 150 साल पुराना विवाद था। ये पूरा स्टडी करने के बाद क्या आज आप ये कहेंगे कि इट वाज ओवर हाइप्ड, इसके अंदर इतना सब्सटेंस नहीं था जितना कि इसको प्रेस ने पब्लिसिटी दी, जितना कि इसके बारे में एक माहौल बनाया गया, जितना इसके बारे में चुनाव में इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, उतना सब्सटेंस इसमें नहीं था। एंड मुझे लगता है कि इट माइट बी इनफैक्ट अ इजियर केस फॉर यू टू डिसाइड। देखिए सुधीर जी, आई थिंक फॉर मी अनडाउटेडली सो, और बाकी जजेस के लिए भी, ये अयोध्या केस was just another case. It was a big case. Big not from the point of view of law or issues. Big in terms of size. जैसे आपको बताया 4000 पेज, 11,000 पेज, 13,000 पेज. It was a big case in that way. But beyond a case, beyond being a case, there was nothing. Nothing else. ये 500 साल पुराना मुद्दा है, 150 साल पुराना मुद्दा है, रिलीजन हुए हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, ये सब अगर जज के माइंड में आएगा कभी, इफ़ इट एवर कम्स टू द माइंड ऑफ द जज, वो डिसीजन नहीं दे पाएगा कि ये केस में, फलाना केस में ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, मैं अगर इस ढंग से डिसाइड करूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये होगा, ये कभी जजेस के माइंड पे नहीं आता है। Because judges, and particularly by the time you reach the Supreme Court, your mind is trained to think in a particular disciplined manner. लेकिन इस केस में लोग कहते थे दंगे हो जाएंगे, देश जल उठेगा, कुछ भी हो सकता है इस देश में, एक नई तरह का बंटवारा इस देश के अंदर हो जाएगा, फॉल्ट लाइंस आ जाएंगी अगर आपने कुछ भी ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो। एक डर लगता था कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि जब आप फैसला सुनाएंगे न जाने क्या होगा उसके बाद। कभी ये प्रेशर आपके ऊपर भी लगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत है, एक शब्द इधर से उधर हुआ तो देश जल सकता है? So, you know, सुधीर जी, it feels very nice when you tell me all that. अब जब आपने जो कहा अभी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा है। ऐसा कोई कंसिडरेशन कि ये जजमेंट से दंगा होगा, देश टूट जाएंगे, ये इवन फॉर अ मोमेंट ये सोच में कभी नहीं आया। आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आया ये मैं नहीं जानता हूँ, बट नेवर फॉर अ मोमेंट अयोध्या वाज एनीथिंग मोर देन अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज ओवर अ पीस ऑफ लैंड। अयोध्या पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो भी फैसला उस पर रहा होगा, उसने आपके सेक्युलरिज्म के जो क्रेडेंशियल्स थे, धर्मनिरपेक्षता का जो आपका था, उस पर ज़रूर डेंट लगेगा। ये लोगों ने कहा, और आपने एक पक्ष के लिए फैसला दे दिया तो दूसरा पक्ष नाराज़,
आपको ऐसा लगा कि आपने एक तरफ ये जो फैसला लिया उससे सेकुलरिज्म को लेकर लोगों ने आपको निशाना बनाया और एक पर्टिकुलर पार्टी जिसने इसे अपना मुद्दा बना रखा था उसके साथ आपकी निकटता को लेकर, उस क्लोजनेस को लेकर उसे इशू बनाया? कौन सा पार्टी? बीजेपी, जो कि राम मंदिर को बहुत जी सुधीर जी, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस, आप जानते हैं। यस, यू नो, मैंने एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर घर में देखा है। आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन। आई डिड नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन। कोई सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द जजमेंट, लोग कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, दुख होता है, मन में कष्ट होता है, लेकिन ये इंडिया का एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आपके एक व्यूज़ है, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस इट। मेरा एक व्यू है, बट आई एम नॉट फ्री टू एक्सप्रेस इट बिकॉज आई एम अ जज। करेक्ट, दैट इज जस्टिस फॉर द जज। आप पत्रकार हो, मीडिया पर्सन हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप वकील हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप एक्टिविस्ट हो, आप जजेस को ह्यूमिलेट करोगे, सिस्टम को कंडेम करोगे, लेकिन हमें चुप रहना है। इसीलिए हम जजमेंट्स के ऊपर कमेंट नहीं करते। आफ्टर रिटायरमेंट, आई हैव मेंशन इन माय बुक, retired judges do not talk about their judgments. They only attack the judgments of others. आप देखिएगा राफेल में रिटायर्ड जजेस का क्या कमेंट आया, अयोध्या का रिटायर्ड जजेस में क्या कमेंट आया। तो इसीलिए जोकिंगली इन अ लाइटर वेन मैंने कहा, रिटायर्ड जजेस डोंट टॉक अबाउट द जजमेंट्स, दे ओनली अटैक द जजमेंट्स ऑफ अदर्स। करेक्ट, आपकी बात सही है। आपने राफेल का नाम लिया। राफेल भी आपके करियर में एक बहुत बड़ा केस माना जाएगा और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को मिस कोट करके चौकीदार चोर है एक बहुत बड़ा नारा भी दे दिया था, जो कि आपकी कोर्ट में बाद में आया भी था। और शायद ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं भी कहा वो भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। एंड इन अ वे दे वर ट्राइंग टू यूज यू। हाउ डिड यू फील दैट डे? नो, ट्राइंग टू यूज मी टू डू व्हाट और गेट व्हाट? इलेक्शन में राफेल का चौकीदार चोर है। और आप जानते हैं कि राफेल जो है वो बहुत बड़ा, देखिए आपने जो, हमने अयोध्या की बात की और राफेल की बात की, ये दोनों वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था। 2019 का चुनाव राफेल पे लड़ा जा रहा था एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट अयोध्या एंड बाबरी ऑल्सो। तो बहुत कुछ चुनाव का आउटकम आपके हाथ में था। सुधीर जी, मैं जब ये केसेस, मैं जब ऑफिस में था और इलेक्शन की ये इलेक्शन में राफेल और बबरी मस्जिद, अयोध्या केस और इलेक्शन इश्यूज, ये मेरे को क्यों नहीं बताया आप पहले? व्हाई डिडंट यू टेल मी अबाउट दिस केसेस अर्लियर? अभी क्या बोलने से क्या फायदा है? आई शुड हैव नोन। देखो सुधीर जी, तब आप मिलते ही नहीं थे किसी से। आई नो योर गेट्स वर क्लोज दैट टाइम एंड यू हार्डली मेट एनी मीडिया पीपल दैट टाइम। दैट इज ऑन अ लाइटर वेन। जज का, his religion, his language, his thinking is the law and the Constitution of India. Election and politics and political parties, they are very important, obviously, in a democracy. But these things don't come to them. I told you, आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो ये इंटरेक्शन, इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन, जो भी आप कहिए, यू स्टार्टेड ऑन अ डिफरेंट नोट। नहीं तो क्या है बताइए? लुक एट योर मीडियाज एंड लुक एट द इमेजिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। सेक्सुअल हैरेसमेंट, राफेल, अयोध्या, राज्यसभा, दीज आर द 4 इश्यूज। आज 2 साल से इसको आप घिसे पिटे इसी पे लगे हो। यू कैन नॉट फाइंड द 5th इशू। व्हाई? There has to be some decency somewhere. Things have to stop somewhere. Justice for judge. No, I can understand what you are saying, and as I said, this is sad कि आज आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है और इतना दुष्प्रचार हुआ
इनफैक्ट मैं आपकी बुक में ही कोट कर रहा हूँ, आपने लिखा कि आई शुड हैव रियलाइज द इनॉर्मस पावर ऑफ द मीडिया टू डू और अनडू, मेक और अनमेक. माई पैसिव रिस्पॉन्स इन द सिचुएशन वॉज परहैप्स ड्यू टू माई लैक ऑफ एक्सपोजर ऑन दिस फ्रंट. अब मैं लिख ही दिया तो और क्या बोलूं. मीडिया की ताकत को आप समझ नहीं पाए. नहीं, बिल्कुल. और फिर उसका शिकार हो गए. ये शिकार पार्ट आई डोंट नो, लेकिन मैं ताकत नहीं समझा. विक्टिम. वो भी मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द मीडिया. एंड सुधीर जी, आई डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड दैट पावर बिकॉज इट डजंट कंसर्न मी, इट डज नॉट बॉदर मी. माई रिग्रेट्स आर दैट by hurting a man, you have hurt the institution. And that man held no less an office than the CJI. You have hurt the institution, you have damaged the institution. क्योंकि हमने देखा कि हमने और भी बहुत CJI इस देश में देखे हैं, और भी बहुत CJI हमने देखे हैं जिन्होंने और दूसरी बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली हैं, गवर्नर भी बने हैं, उन्होंने भी जजमेंट्स दिए हैं. बट आपको ऐसा लगता है कि किसी ने पिक एंड चूज़ किया और लगातार टारगेट किया. मेरे किताब में मैंने लिखा है, द अटैक इज सिलेक्टिव. द अटैक इज सिलेक्टिव. अब हम इस इंटरव्यू के आखिरी अध्याय पर आते हैं और बात उस इशू की करते हैं जिसने शायद आपको बहुत परेशान किया होगा, जिसने आपको शायद ये बुक लिखने पर भी मजबूर किया होगा, और जिसमें आपको लगा होगा कि आपके साथ जस्टिस हैज़ नॉट बीन डन टू अ जस्टिस, दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस. और मुझे लगता है कि लोग उस मामले पर भी आपकी बात ज़रूर सुनना चाहेंगे, और आज आपके पास ये पूरा मौका है, मंच है बताने का कि उस पूरे केस में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई दैट यू आर वेरी पावरफुल, यू आर मिसयूजिंग योर पोजीशन, यू कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, और आपने जस्टिस होने नहीं दिया. ये एक इम्प्रेशन आपके खिलाफ क्रिएट किया गया. सो आप उसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? और आपने अपनी इंक्वायरी खुद ही की. इसका सवाल मैंने काफ़ी मीडिया हाउसेस को इन द लास्ट 2 days आई हैव गिवन. मेरे किताब में 3 सवाल मैंने किया. डिड आई प्रिजाइड ओवर माई ओन केस? वॉज द बॉब्डे कमिटी constituted by me? Was the procedure followed, in-house procedure flawed? And चौथा था, was the reinstatement of the employee a quid pro quo? मैं एक एक आपको सवाल का जवाब देता हूँ. Presiding over my own case, and यहाँ पे XYZ had gone to the extent of saying presided over his own case and gave himself a clean chit. Yes. 20 तारीख 28 अप्रैल का जो इन सो मोटो प्रोसीडिंग्स हुआ, जिस प्रोसीडिंग्स में मैंने बैठा, वो ऑर्डर आप पढ़िए, बाद में पढ़िए. Let your readers read. Yes. ये ऑर्डर, is it an effective order? It is an advisory order. कि media, please do not publish or be careful in publishing uncorroborated rumors. हमने किताब में दिखाया with documents कि 23 अप्रैल को मैंने by a writ letter I had handed over this matter to Justice Bobde, the senior most judge. और उन्होंने with the approval of the full court, सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजेस, यस कहने पे ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ है. 25 तारीख को ये कमेटी रिकंस्टिट्यूट हुआ क्योंकि जस्टिस रमन्ना वांटेड टू स्टे अवे. The reconstitution order also was approved by each and every judge of the Supreme Court in writing. और ये फुल कोर्ट का रेजोल्यूशन एक किताब में है, इट्स एन एनेक्चर. तो मैंने कॉन्स्टिट्यूट किया बॉब्डे कमेटी. मैंने क्या किया सुधीर जी? मैंने बॉब्डे को अपना सिर दे दिया और रस्सी भी दे दिया कि हैंग मी, बिकॉज ही इज द पर्सन who would have been benefited most with one line. There is
देयर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट जस्टिस गोगोई, ये बॉब्डे ने अगर लिखता, बॉब्डे वुड हैव गॉट 7 months मोर ऑफ टेन्योर। मैंने अपना नेक और बॉब्डे साहब को दिया और रस्सी भी दे दिया, फांसी दे दो मेरे को। डिड आई कॉन्स्टिट्यूट दैट कमिटी? पढ़िए किताब, क्या बोल रहे हैं ये रिटायर्ड जजेस इन पब्लिक मीटिंग्स, जहां लोगों तालियां तालियां। व्हाट इज दिस? बॉब्डे कमिटी फॉलोड इन हाउस प्रोसीजर, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। इन हाउस प्रोसीजर 1999 में बना, 21 साल, आज 22 साल हो गया। ये है इज़ अ फेसेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि कोई भी एक जज के अगेंस्ट में कुछ इल्ज़ाम लगाए तो ये सीधा इंक्वायरी में नहीं जाता है। द जज विल बिकम डिमोरलाइज, द इंस्टीट्यूशन विल सफर। आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबी पहले से काम कर रही थी आपके अगेंस्ट? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी मुद्दा बनाते हैं, बाकी चीज़ों को भी मुद्दा बनाते हैं, आपने कभी बोलने नहीं दिया और इसलिए उन्होंने दे ट्राई टू हिट यू बिलो द बेल्ट। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मैंने सभी लॉयर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। कोई स्पेशली प्रिफर्ड वकील बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस और नेम, कोई एक्स्ट्रा इंडल्जेंस मेरे कोर्ट में नहीं मिलता। इसका नतीजा, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर एंड आई डोंट केयर। ये चौथा सवाल मैंने जो ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट चैप्टर मैंने किताब में लिखा, reinstatement of that employee. That reinstatement of the employee was made during my tenure, not after my retirement. I saw that letter also in your book. Yes, it is my tenure. लेकिन I could not have dealt with the matter. मैंने बॉब्डे साहब को दे दिया, सीनियर मोस्ट जज, कि आप जो भी उचित ऑर्डर हो इसमें करो। बॉब्डे साहब इज़ अ मैन ऑफ कंपैशन, उन्होंने रीइंस्टेट किया। अब मैं मैटर उनको हैंड ओवर करके मैं उनको सवाल करूं कि आप क्यों रीइंस्टेट किया? रीइंस्टेट किया बॉब्डे साहब के विजडम में। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन हिज विजडम। मैंने 2 एम्प्लॉयज़ को समरीली डिसमिस किया था अनिल अंबानी के केस में, फॉर्जरी केस में। बॉब्डे साहब ने उनको भी रीइंस्टेट किया। ये कहीं नहीं आया, वो रीइंस्टेटमेंट कहीं नहीं आया। एक छोटा सा टेलीग्राफ में आर्टिकल आया, ये रीइंस्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा हेडलाइन न्यूज़। क्योंकि इसको आपके खिलाफ माना गया कि वो रीइंस्टेट जो हुआ वो दैट मींस, हाँ, और दूसरा उसका मतलब है कि आप गलती पर थे और वो जो एम्प्लॉय थी वो सही थी। कंपैशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यू थ्रो आउट कंपैशन आउट ऑफ द विंडो, एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम टोटली लाइफलेस। एक मैं आपसे एक इमोशनल सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी बुक में भी लिखा है, यू आर अ फैमिली मैन। When this allegation was made and when you came home that day, how did you face your family and what happened after that? And this is a question not to a Chief Justice of India, to a human. Perhaps that is one of the memories that I will take to my grave. You are a family man. Many of your viewers are family men. Let them answer that question for themselves. How a family man would feel. It was horrible, it was terrible, but I have to live with it. And I am living with it even today. और क्या आपने जो टाइटल रखा जस्टिस फॉर द जज, वो यहीं से प्रभावित है? नहीं। It is a bad experience, but मैं ये नहीं कहूँगा कि इस एक्सपीरियंस की वजह से ये टाइटल दिया गया। ये टाइटल दिया गया, इट हैड अ रोल। मैं नहीं कहूँगा कि इसका रोल नहीं है, बट नॉट दी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी। ये जस्टिस मैं नहीं मांग रहा हूँ फॉर द जज, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जस्टिस मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मेरे साथ जस्टिस आप नहीं कर सकते हो। इट इज़ ओवर। जस्टिस करो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जजेस। What I have been through, let them not go through. Otherwise, they will all shy away from doing their duties and democracy will be in danger. Last chapter, जब आपने राज्यसभा की मेंबरशिप ली
उस समय भी बहुत आलोचना हुई जब आप अपना ओथ ले रहे थे राज्यसभा में, लोग हूटिंग कर रहे थे और कह रहे थे शेम। आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं लेना चाहिए था? और आपने बुक में लिखा है कि आप अपने स्टेट के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए आप पार्लियामेंट में आए। लेकिन जब आपका रिकॉर्ड हम देखते हैं तो उसमें ये भी आता है कि आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आपने पार्टिसिपेशन भी कुछ किया नहीं। तो अभी तक आपका जो भी टेन्योर है एक तरीके से आपके स्टेट के लिए शून्य रहा है। You are right. You are 100% right. My not going or going to the parliament in the recent past is mainly on account of COVID. 2 सेशन में लेटर ऑफ एब्सेंस मैंने चेयरमैन साहब को लिखा that I will not be attending. So far as acceptance of nomination is concerned, even if I were to have some regret at some point of time, even if, don't misquote me, with the attack being made, I am determined. Sudhir ji, attacks do not make me frightened. They do not cow me. I know what I am doing. अगर मैं राज्यसभा मेंबरशिप ना लेता और ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बनता तब भी ये अटैक होता कि नहीं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स का तो परंपरा है। अगर लॉ कमीशन का चेयरमैन लेता तब भी होता। 4 महीने बोले कूलिंग ऑफ, 4 महीने के बाद ले लिया। 1 साल के बाद लेना तो सही था, 4 महीने के बाद लेना सही नहीं है। जब लोग बोलना चाहते हैं कुछ भी बोलेंगे। It is a facet of what is commonly understood to be a facet of democracy. आप जो भी मन में है बोल दीजिए। लोगों ने कहा ये पुरस्कार है, रिवॉर्ड है आप किस चीज़ का? कि आपने you have been pro government, you have been pro Modi maybe. Okay, now we come back to the question, what about the other judges? They are also pro Modi. Did I sit alone and deliver any judgment? तो मैंने क्या मैजिक किया बताइए? अगर मैं 5 जजेस को ऊपर मैजिक करके उनको मेरे आई कुड मेक देम एग्री टू माई लाइन ऑफ थिंकिंग, तो मैं ये जो मेरे को क्रिटिक्स कर रहा है उनके ऊपर मैं मैजिक नहीं चलाऊं कि तू भी आ जा मेरे साथ? बताइए। तो सर, हम एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने पूरी बुक पढ़ी और आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू जस्टिस विद दिस इंटरव्यू, क्योंकि बिना तैयारी के आपके साथ आ नहीं सकते थे। तो सारे इश्यूज हमने कवर किए, बट ऐसा लगता है कि अभी भी आपके जीवन को पूरी तरह से इसमें हमने देखा नहीं है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? दैट टाइम विल टेल, बट यू हैव नॉट कम टू इंटरव्यू मी, you have come to meet Ranjan Gogoi, not a former Chief Justice, Ranjan Gogoi, who happened to be a former Chief Justice. नहीं, आप यकीन मानिए, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मेरे मन में ये था कि आई एम गोइंग टू मीट माय लॉर्ड, लेकिन जब आपको मिला और जब ये इंटरव्यू, और मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक भी देख रहे होंगे, आज उनका एक नया परिचय हुआ होगा, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, बल्कि रंजन गोगोई द ह्यूमन बीइंग। I don't know whether I have humanity or human elements in me, but I am what I am. And I tell your viewers, I would at any day prefer to lead a quiet life than a noisy life. A quiet, peaceful life, which perhaps is not in my destiny. या ऐसा हो सकता है, बिकॉज तो आजकल क्या करते हैं आप? मैं बहुत कुछ करता हूँ, और आजकल क्या करता हूँ ये भी आप पहले जर्नलिस्ट है जो मेरे को पूछा। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग नाउ, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि मैंने क्या किया, ये गलत क्यों किया, ये गलत क्यों किया। मैं अभी आर्बिट्रेशन नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं कभी कभी गलती से 2-4 ओपिनियन दे देता हूँ। आई अर्न समथिंग फ्रॉम दैट। क्योंकि आप राज्यसभा से भी पैसा नहीं लेते हैं, आपने बुक में लिखा है, यू आर नॉट ड्रॉइंग योर सैलरी एज MP। आई एम डूइंग नॉट ओनली सैलरी, आई एम नॉट इवन ड्रॉइंग एनी अलाउंसेस। माई पेंशन इज नॉट इनफ, सो आई गिव ओपिनियंस, that too selectively, 1 in 3 months, keeps me going.
I am in Assam. I am interacting and meeting with people who are doing a lot of social work, ओके and I like. This is how I spend my time. आपने जो कहा, आखिरी सवाल मैं लोगों के लिए भी पूछ लेता हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, और ये सवाल सीजेआई से नहीं, रंजन गोगोई से है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन है? इस सवाल का जवाब मैं इस ढंग से दूंगा। करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी। करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, acceptable way of life. Or judges don't drop from heaven. Does it answer your question? Partially. But maybe we'll wait for your next book for this. Sudhir ji, it's not very easy writing a book. I took 1 year, 3 months to write this. I told you. Let me see what response I get to the book. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें लगता है कि रंजन गोगोई से लोगों का परिचय ज़रूर हुआ होगा और उन्हें अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। To all your viewers, namaskar. थैंक यू सो मच सर। आइए सर।